नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। थाना नागफनी क्षेत्र में महिला के हत्यारोपी को पकड़े जाने की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर शव रखकर घंटे भर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। थाना नागफनी क्षेत्र में महिला के हत्यारोपी को पकड़े जाने की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर शव रखकर घंटे भर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। गौरतलब हो कि बृहस्पतिवार की रात को करीब 8 बजे बंगला गांव में एक महिला का कत्ल कर दिया गया था। मंदिर से लौटी महिला घर के भीतर जाने को दरवाजे पर खड़ी थी। इसी दौरान सड़क से एक हमलावर भागते हुए आया और सर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया। महिला की बेटी ने हमलावर को पहचानने का दावा किया। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। ये सनसनीखेज कत्ल नागफनी के बंगला गांव में तारों वाली गली का है। यहाँ रहने वाला राजकुमार टाउन हॉल पर एक कपड़ों की दुकान पर काम करता है। उसका बड़ा बेटा सचिन और छोटा बेटा अमन भी कपड़ों की अलग अलग दुकानों पर नौकरी कर रहे हैं। राजकुमार की पत्नी कुसुम शाम को मंदिर गई थी। रात को करीब 8 बजे वे घर पर वापस आई। तभी दरवाजा खुलवाने वे गेट पर पहुंची ही थी कि पीछे से एक युवक ने किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कुसुम क्षेत्र के दबंग युवक से बहुत परेशान थी। इस युवक के खिलाफ थाना नागफनी में 6 माह में कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस इस लड़के को रोकने में नाकामयाब रही। पुलिस की इस नाकामी ने युवक के हौसले बढ़ा दिए और उसने महिला का कत्ल कर डाला। कुसुम की घर के पास रहने वाले अनिल का 5 साल पहले हाथ का ऑपरेशन होना था। उसके घर वालों के कहने पर कुसुम ने 10,000 रुपये देकर उसकी मदद की। 2 साल पहले कुसुम ने अनिल से पैसों का तगादा किया तो वह जल्द ही देने की बात कहकर टालता रहा। करीब 6 माह पहले उसने रुपए देने से इनकार कर दिया और लड़ने भिड़ने पर उतारू हो गया। परिजनों ने हत्यारोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। जाम लगाया तो क्या कल इसी मोहल्ले की महिला की हत्या हो गई थी। उसमें नामजद FIR हुई थी, जिसमें अभियुक्त अनिल का नाम लिखाया गया था। उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। फिर भी कुछ परिवार के सदस्यों ने यहाँ जाम लगा दिया था। मुझे पकड़ा गया, विश्वास नहीं हुआ। थाने में मुझे उन्होंने खुद देख के डेड बॉडी ले गई। स्टेट IMA की कॉल पर शुक्रवार को महानगर के डॉक्टर्स एक दिन की हड़ताल पर रहे। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा रैली निकालकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा गया। शहर से लेकर कस्बों तक क्लिनिक, नर्सिंग होम शुक्रवार को बंद रहे। यूपी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश व्यापी हड़ताल के तहत मुरादाबाद में शुक्रवार की सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक निजी अस्पतालों और क्लिनिक में OPD से लेकर इमरजेंसी सेवाएं ठप रहीं। शुक्रवार सुबह 9 बजे IMA भवन में IMA की GBM बुलाई गई थी, जिसमें सभी IMA सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। यहां से चिकित्सक एकजुट होकर जिला प्रशासन के जरिए सरकार को अपना मांग पत्र भेजा। IMA के पदाधिकारियों ने प्रातः 11 बजे IMA भवन से रैली निकाली। AC छोड़ आज महानगर के अधिकतर डॉक्टर सड़कों पर नजर आए। हाथ में स्टेथोस्कोप के बदले आज डॉक्टरों के हाथ में तख्तियां व बैनर साफ साफ देखे जा रहे थे। रैली IMA भवन से चलकर गुरहट्टी, जैन मंदिर, फिर कमिश्नर कार्यालय होते हुए वापस IMA भवन आकर संपन्न हुई। बाद में निर्धारित समय के अनुसार जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल को मिलकर IMA की टीम के द्वारा ज्ञापन दिया गया। सुरक्षित चिकित्सक स्वस्थ भारत नारे के साथ IMA प्रदेश व्यापी हड़ताल पर रही। IMA सेक्रेटरी डॉक्टर बबीता गुप्ता के अनुसार प्रदेश सरकार से 5 मांगे IMA एसोसिएशन ने रखी हैं। इनमें चिकित्सक, अस्पताल, नर्सिंग होम की सुरक्षा एवं सलामती के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग है। CPNDT एक्ट, नगर निगम लाइसेंस शुल्क, CMO के अधीन पंजीकरण के नाम पर चिकित्सक अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक सेंटरों के उत्पीड़न का मुद्दा भी शामिल है। तो आप ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग थी आपकी? आज हम लोग कमिश्नर और DM को हमने ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि IMA ऑल ओवर IMA यूपी स्टेट की स्ट्राइक है। हमारी कई मांगे हैं। पहले मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जहां कहीं भी किसी भी डॉक्टर के यहाँ तोड़फोड़ या हमला होता है उस पर, तो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
उनके विरुद्ध एक धारा है 365 है ना, उसके अंतर्गत उनको बुक किया जाए और डॉक्टर को प्रोटेक्शन दिया जाए। दूसरा हमारी ये मांग है कि जो हमारे एक सीनियर डॉक्टर इलाहाबाद के डॉक्टर रोहित गुप्ता, उनके ऊपर पिछले दिनों हमला हुआ था क्योंकि इलाज के दौरान उनके एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। उनके अपराधी जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं और आंदोलन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ धाराएं हटाई जाएं और उन अपराधियों को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में बुक किया जाए। और हमारी एक कानपुर की मेडिसिन की हेड डॉक्टर आरती लाल चंदानी, जिनका पिछले साल जो एक स्ट्राइक हुई थी उसके दौरान उनको बहुत टॉर्चर किया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और अब उनका निलंबन कर दिया गया है। हमारी ये यूपी गवर्नमेंट से मांग है कि उनका निलंबन वापस लिया जाए। और बाकी दो जो हम लोग की मांगे हैं उसमें एक तो है कि सीएमओ द्वारा जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का काम है उसमें डॉक्टर्स का जो भी उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए। पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत डॉक्टर्स का, रेडियोलॉजिस्ट का, गायनेकोलॉजिस्ट का जो उत्पीड़न हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए। इस विषय में एक चीज़ मैं आपसे लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आज हमारी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई थी और बहुत हर्ष के साथ मुझे ये कहते हुए को गर्व हो रहा है कि कमिश्नर साहब ने जो क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया है और आज उसके अंतर्गत केस भी रजिस्टर होने जा रहे हैं। और आने वाले समय में उन्होंने पूरी तरह हमें एश्योर करा है कि किसी भी डॉक्टर को किसी भी ढंग से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं से भी कोई दिक्कत आती है हम सीधे उनको संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनसे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा एक ड्रैकोनियन लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर रही है जिसको कहते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल, जिसके अंदर किसी भी डॉक्टर को चाहे वो इस लायक हो, इस काबिल हो, किसी मरीज को इलाज करने के ज़बरदस्ती उसका इलाज करना ज़रूरी है। हेड इंजरी का पेशेंट अगर पैथोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, रेडियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, जाहिर है वो इक्विप्ड नहीं होगा, लेकिन उसको भी उसका इलाज करना है और उसको रेफर नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो मनमाने नियम हैं इनके विरुद्ध भी हमारी जो है ये हड़ताल की उसमें मांग में शामिल है। थाना कटघर मोहल्ला डबल फाटक भोलानाथ स्थित एक स्विमिंग पूल का छज्जा गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गर्मी से निजात पाने स्विमिंग पूल में नहाने गए 4 युवकों को महंगा पड़ गया। थाना कटघर क्षेत्र के मोहल्ला डबल फाटक भोलानाथ स्थित एक स्विमिंग पूल का छज्जा गिरने के कारण 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल राकेश की मौत हो गई जबकि दीपक, सचिन व जितेंद्र को उपचार हेतु कॉस्मोस अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अफसर भी जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों के द्वारा स्विमिंग पूल के स्वामी ब्रिजमोहन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। क्या प्रशासन इस घटना के बाद महानगर में संचालित स्विमिंग पूल की जांच पड़ताल करेगा या और भी इसी तरह के हादसे का इंतजार करता दिखाई देगा? अरे 4-5 लड़के नहाने के लिए गए थे स्विमिंग पूल के अंदर, इसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। अवैध है, वो बैठे थे उसके नीचे छज्जा गिर गया। कुछ नहीं है। ये कहाँ की घटना है? ये भोलानाथ कॉलोनी डबल फाटक। सिविल लाइन क्षेत्र के देवविहार कॉलोनी में हुई लूट के आरोपी नौकर को पुलिस द्वारा बिहार से पकड़ लिया गया। नौकर के पास से लूटे गए जेवर भी पुलिस ने बरामद कर लिए। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की पौष कॉलोनी देवविहार में हुई लूट के आरोपी नौकर को पुलिस ने बिहार से दबोच लिया। पुलिस ने लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। शुक्रवार को पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता में घटना का खुलासा किया गया। वहीं त्वरित गति से घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी द्वारा 5000 रुपये नगद इनाम की घोषणा भी की गई। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम आपके संज्ञान में है, 2 महिलाएं घर में अकेली थी, उनको कॉफ़ी में नशीला पदार्थ मिला के जो नौकर था बाबुल, वो घर की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गया था। हमारी टीम को सफलता मिली जब हमें ये पता लगा कि वो अपने गांव पुरनिया में गया है और वहाँ की लोकेशन हमें मिली। इस सूचना पर जो लोकल वहाँ के लोग थे और जो लोकल पुलिस थी, उनकी मदद से इन लोगों को वहीं इसके गांव में पकड़ा गया, पुरनिया में इसको गिरफ्तार किया गया। उसमें जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उनका काफ़ी सहयोग रहा
इधर से हम लोगों ने अपनी टीम रवाना की, जो कि ट्रांजिट रिमांड बनवा के इन दोनों को, बाबुल और उसका मामा जो इसमें शामिल था समद, दोनों को लेकर आई है। लगभग ज्वेलरी सारी बरामद हो गई है, कैश कुछ मिसिंग है, जिसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। हो सकता है वो भी हमें जल्दी रिकवर हो जाए। सर, किस तरह से इन्होंने ये योजना बनाई थी और किस तरह से लोगों की घटना को अंजाम दिया था? देखिए, ये पूरी जो प्लानिंग है, इसका मामा है समद, उससे इस लड़के की बात होती रहती थी और इस बातों के दौरान उसने ये जिक्र किया होगा या जानकारी हासिल हुई होगी कि हाँ, ये लोग अच्छे परिवार से हैं, तो उसने इसके मन को भ्रमित किया, इसको भी ये चीज़ दिमाग में आइडिया आया कि हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के इसने और इसका जो एक मामा है समद, इन दोनों ने मिलकर इसको प्लान किया, जिसमें इसके मामा का महत्वपूर्ण रोल रहा इसको, इसके माइंड को डाइवर्ट करने में और ये आइडिया देने में। वो नशीली गोलियां जो उसने कॉफ़ी में मिला के पिलाई, वो गोलियां भी इसके मामा ने ही लाके इसको दी थी। सर, एक सवाल ये भी खड़ा हुआ था कि जो घरेलू नौकर रखे जा रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं जो मकान मालिक हैं, तो क्या उसके लिए कोई आदेश या निर्देश जारी किए गए हैं ऐसे नौकर को जो मालिक अपने घर में रखते हैं उनको पर्टिकुलर थाने में उसका? नहीं, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल उठाया। मैं आज इस मंच के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। इसके पहले भी बीच बीच में हम लोगों ने ड्राइव चलाए हैं, अभियान चलाए हैं, लेकिन जनता की तरफ से पूरा सहयोग ना मिल पाने के कारण कई बार वो वेरिफिकेशंस पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि जो भी नौकर आप रख रहे हैं या जो भी किराएदार आप रख रहे हैं, उसको प्लीज़ वेरीफाई ज़रूर करें। और अगर आप आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप पुलिस को तुरंत सूचित करें। कोई अननोन व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते, उसका घर, पता, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें पुलिस को दें, ताकि हम अपने स्तर से उसको तस्दीक करा सकें। लोग सुरक्षित रहें, हमारा समाज सुरक्षित। थाना गलशहीद पुलिस के द्वारा सालतपुरा से मादक पदार्थों के तस्कर 2 व्यक्तियों को स्मैक व चरस बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के कुशल निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी कटघर के सफल पर्यवेक्षण में थाना गलशहीद पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष शिशुपाल शर्मा के नेतृत्व में मादक पदार्थों के अपराधों की रोकथाम हेतु भारी पुलिस बल सहित मोहल्ला सालतपुरा में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान शातिर अपराधी मोहसिन के घर से मादक पदार्थों का कारोबार करते हुए अभियुक्त बाबू भाई उर्फ तारिक जिया रुद्र जियाउल हसन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी जामा मस्जिद हमसफर शादी हॉल के पास मुगलपुरा व जहीर आलम पुत्र हनीफ निवासी बड़ा हाथा सालतपुरा को गिरफ्तार किया गया। बाबू भाई उर्फ तारिक से 20 पुड़िया स्मैक व जहीर आलम से 550 ग्राम चरस अवैध रूप से रखी बरामद की गई। शातिर अपराधी मोहसिन पुत्र बरकतुल्ला निवासी बड़ा हाथा असालतपुरा अपने घर में स्मैक की 38 पुड़िया फेंक कर मकान से कूदकर भाग गया। पुलिस थाने का HS नंबर 3B इस पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। SP सिटी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में घटना की खुलासा कर संबंधित जानकारी दी। ये मुरादाबाद शहर में काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि एक गैंग है जो पुड़िया में स्मैक और चरस का काम कर रहा है। उस सूचना पे पुलिस ने काम किया तो आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक मोहसिन है, दूसरा बाबू भाई। इनके पास से 58 पुड़िया स्मैक और लगभग आधा किलो चरस बरामद किया गया है। ये काफ़ी सातिर टाइप के अपराधी हैं, पहले भी इनको जेल भेजा जा चुका है और इनका बाकी नेटवर्क के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाते हैं और किसको बेचते हैं और इनकी नेटवर्किंग कितनी कहाँ तक है। तो क्या माना जाए कि शहर के तमाम क्षेत्रों में ये लोग सप्लाई करते थे, तो जानकारी मिल पाएगी कहाँ ये सप्लाई करते थे इन पुड़ियों को या इस तरह का? ये जो स्मैकिए होते हैं ज़्यादातर, तो जैसा इनका कहना है कि साहब जो हैबिचुअल होते हैं स्मैकिए उनको हम बेचते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ नवयुवकों को भी बेचते थे जो स्मैकिए नहीं है या जो शौकिया तौर पर इसको लेते थे। तो ये एक सामाजिक रूप से काफ़ी गलत है और इसीलिए हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस पर कार्रवाई की। पकड़े गए लोग ही रविवार को होने वाली PCS समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हेतु जिला प्रशासन ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रविवार को महानगर में एक बार पुनः बड़ी परीक्षा होने जा रही है, जिसमें हजारों परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। महानगर वासियों के साथ साथ
परीक्षार्थियों को भी परेशानी न हो, लिहाजा प्रशासन द्वारा परीक्षा सकुशल संपन्न कराने हेतु कमर कस ली गई है। महानगर को एक तरफ जाम से निजात मिली रहे तथा परीक्षा भी सकुशल संपन्न हो जाए, इसलिए प्रशासन के द्वारा फुल प्लानिंग कर ली गई। शुक्रवार को परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों के साथ प्रशासन ने बैठक की तथा सफल परीक्षा कराने हेतु आवश्यक टिप्स भी दिए। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। पंचायत भवन अब नए कलेवर में महानगर की जनता के लिए खुल चुका है। पूर्णतः एसी ऑडिटोरियम युक्त भवन का मंडलायुक्त के द्वारा फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। नव सुसज्जित पंचायत भवन बनकर पूर्णतः तैयार हो चुका है। मंडलायुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने शुक्रवार को इसका विधिवत उद्घाटन भी किया। इस दौरान उनके साथ जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल, डीआईजी श्री राणा भी उपस्थित रहे। शुभारंभ के पश्चात पंचायत भवन के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। प्रस्तुति करने सिने जगत के कलाकार पहुंचे। पंचायत भवन को एकदम नए लुक में तैयार किया गया है। इसके निर्माण का कार्य पिछले कई माह से चल रहा था। पंचायत भवन की कुर्सियों से लेकर मंच तक बिल्कुल नए लुक में नजर आ रहा था। पूर्णतः वातानुकूलित भवन अब नए कलेवर में जनता के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। मंडलायुक्त को इस दौरान ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण बिल का तुरंत वापस किया जाए तथा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, मंडी समितियों में सरकारी मूल्य से कम हो रहे गेहूं खरीद, गांव में बिजली की समस्या, किसानों को फसल बीमा राशि न मिलने एवं नहरों में पानी न आने तथा नहरों का मुआवजा न मिलने के संबंध में एक ज्ञापन भी मंडलायुक्त को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2014-15 में प्रदेश के किसानों ने अपनी लागत के अनुसार 350 रुपए कुंटल गन्ना भाव देने की मांग प्रदेश सरकार से की थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की मांगों को दरकिनार कर मिलों के हित में गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया गया तथा विगत पिछले वर्ष का 280 प्रति कुंटल गन्ना भाव ही लागू किया गया तथा मिलों के मालिकों के आगे नतमस्तक होकर सरकार द्वारा किसानों को चालू सीजन में मात्र 240 रुपए प्रति कुंटल की दर से भुगतान करने का निर्णय किया गया। बाकी 40 रुपए मिल बंद होने के 3 महीने के अंदर देने का वादा किया गया। टीडीआई सिटी स्थित गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में मदर्स डे के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल टीडीआई सिटी में मातृ दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्नों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल की रंगशाला में मदर्स डे के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें गीत, नृत्य आदि शामिल रहे। बीच बीच में बच्चों ने मदर्स डे के कार्ड भी वितरित किए और अपनी माँ को भावभीनी श्रद्धा व्यक्त की। मदर्स डे के अवसर पर अनेक माताएं उपस्थित थीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारी महानगर की मेयर बीना अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि माँ व्यक्ति को जीवन में ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ की आवश्यकता उसे हर समय रहती है। मुझे आज भी अपनी माँ याद आती है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सीबी राव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। यह तथ्य सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह संसार में माँ के रूप में भी विद्यमान है। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य एकता कुशवाहा ने माँ का महत्व बताते हुए माँ ही एक ऐसी प्राणी है जिसमें बच्चे को अच्छी शिक्षा की शुरुआत होती है। अपने आंचल में वह आश्रय देकर उसे भयमुक्त करती है तथा जीवन भर कल्याण करती रहती है। So wonderful, so beautiful, we can't repay you back.
Next performance. Now we call upon our little bundles of joy who will touch your souls through their dance. जिला समाजवादी व्यापार सभा की बैठक पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में बूथ कमेटी बनाए जाने पर चर्चा की गई। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी व्यापार सभा जिला इकाई की मासिक बैठक चक्कर की मिलक पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष भूप सिंह यादव ने बूथ कमेटी मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि 2017 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के पदाधिकारी हर बूथ पर रहेंगे। सभी विधानसभा अध्यक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी काम करेंगे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, रईस अहमद, संजीव प्रभाकर, मीडिया प्रभारी दिनेश यादव, करण सिंह यादव, मनोज सैनी, मोहित खन्ना, तौफीक अहमद, यामीन चौधरी, चंद्र प्रकाश सैनी, सरदार गुरमीत सिंह, सन्नी, शमशाद जैन, राकेश यादव सहित कई सपाई उपस्थित रहे। आज समाजवादी व्यापार सभा की जिला इकाई की ओर से ये हमने बैठक बुलाई है। इसमें हमारा ये निर्णय लिया गया है, सबसे पहले हम बूथ कमेटियों को मजबूत करें। अपने इस मीटिंग में सारे विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया गया है। वो अपनी कमेटियों के साथ मीटिंग करके अपनी हर विधानसभा में अपनी अपनी विधानसभा में हर बूथ पर समाजवादी व्यापार सभा का पदाधिकारी हर बूथ पर रहेगा। हमारा एक ऐसा निर्णय रहेगा। हाँ, व्यापारी एक अहम कड़ी होता है किसी भी समाज की, किसी भी पार्टी का। तो क्या आपके द्वारा आह्वान किया गया है व्यापारी भाइयों से? हम हर संभव किसी व्यापारी की हर समस्या का निदान करने का भी सक्षम है और उसका हर कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो उसका निदान कराएंगे। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। वर्ष 2013 में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल की सेकंड रनर अप रही निधि गुप्ता को इस बार कंट्री हेड चुना गया है। वर्ष 2013 में अटलांटा में हुए मिसेज इंडिया इंटरनेशनल में निधि गुप्ता ने सेकंड रनर अप बनकर महानगर का नाम रोशन किया था। इस बार इसके लिए उन्हें कंट्री हेड चुना गया है। मुरादाबाद में भी इस तरह के कार्यक्रम होने की उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की हैं तथा यहां से भी प्रतिभागी वहां पर जाएंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि इतने सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में से मुझे मेरी डायरेक्टर मिसेस अदिता खन्ना ने इस लायक समझा कि उन्होंने मेरे को कंट्री हेड की इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए मुझे चुना। आई एम वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑल्सो। और साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी फील कर रही हूँ क्योंकि अब इंडिया से जितनी भी लेडीज़ इस ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करेंगी उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि उनका सिलेक्शन, उनके ऑडिशन, उनके इंटरव्यू सब कुछ अब मुझे हैंडल करना है। सो आई एम फीलिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल कि अच्छे कैंडिडेट्स यहाँ से सेलेक्ट हो पाए और क्योंकि इंडिया के बाहर जाके हमारे इंडिया को वो रिप्रेजेंट करे तो ये हमारे लिए बहुत ही एक चुनौती भी है मेरे लिए कि मैं अच्छे कंटेस्टेंट्स को यहाँ से चूज़ करके भेज पाऊँ जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे ना केवल मुरादाबाद का बल्कि पूरी कंट्री का नाम रोशन कर पाए।
या मुरादाबाद से भी कोई जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे इसीलिए ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं मुरादाबाद से हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपनी सिटी को ज़रूर प्रमोट करूँगी कि हमारे शहर में इतनी प्रतिभाएं हैं, वो आगे बढ़ें और वो इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचें। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मुरादाबाद की प्रतिभाओं को ज़रूर आगे भेजूँ, साथ के साथ पूरे भारत से तो मुझे चयन करना ही है अच्छे प्रतिभागियों का। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के द्वारा समाजवादी पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाते हुए कचहरी पर प्रदर्शन किया गया। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पेंशन योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। इस योजना का लाभ पार्षद और अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे वाले लोगों को मिल रहा है, जबकि पात्र व्यक्ति इस लाभ से वंचित है। यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो ये योजना जल्दी ही बंद हो जाएगी। स्थान के अंदर पहले दिन रख दी गई और उत्तर प्रदेश में बता दिया, तो इसलिए लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने आज लोकतंत्र बचाओ मोर्चा जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना है वो सारी की सारी दमंग लोगों के हाथ में दे दी गई और जो सक्षम लोग हैं जो यानी कि ज़कात देना चाहते हैं वो लोग इस पेंशन को लेने के बाद उन्होंने समाज के साथ भी नुकसान किया, मजहब के नाम भी सोचा है और उन्होंने सरकार को भी धोखा दिया है। हमारा कहना है कि ये योजना जो है केंद्र सरकार के पैसे से चल रही है और केंद्र सरकार का जो पैसा है इसके पैसे का दुरुपयोग करना, राज से गद्दारी करना है। जिन जिन लोगों ने समाजवादी पेंशन के अंदर बेईमानी की है उन्होंने राजद्रोह किया है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। यदि राजद्रोह लग जाएगा तो दूसरा आने वाला आदमी जो है ये बेईमानी से मजबूर है। अब आपके क्या कहना? हमारी मांग ये आज हमारा नोटिस है, उसके बाद आर पार की लड़ाई है। 39 संगठनों को लेकर जनसभाएं करेंगे और उसके बाद लखनऊ भी जा सकते हैं। मुराद के अंदर भी एक अच्छा आंदोलन देखने को मिलेगा। हम पत्रकार साथियों से अपना इतना कहना चाहते हैं ये एक बड़ा उत्तर प्रदेश की तारीख का एक बड़ा मुद्दे के साथ जिस तरह के बिजली का 1200 करोड़ का मुद्दा है, ये भी उससे बड़ा मुद्दा है क्योंकि हर योजना गरीब की जो है वो समाजवादी के दलाल। काठमांडू नेपाल से लौटे आर्टिजनों और पीतल आर्टिजन सोसाइटी द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। पीतल ब्रास आर्टिजन सोसाइटी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा है कि नेपाल में भूकंप आने के कारण वहां पर मुरादाबाद से गए हुए ढलाई, छिलाई, पॉलिश, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग आदि का कार्य करने वाले आर्टिजन अपनी जान बचाकर लौट आए हैं, लेकिन जो कुछ कमाया था वो सभी वहां पर खत्म हो गया। इसलिए अब उनकी रोजी रोटी के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। इस कारण उन्हें कुछ न कुछ आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में सैयद गामिन मियाँ, अध्यक्ष नदीम जान, मोहम्मद कमर, मोहम्मद जफर, मोहम्मद जमा, सुहेल खां, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शहजाद, बब्बन भूरा आदि लोग मौजूद रहे। ये जितने भी हमारे कारीगर भाई नेपाल से पीड़ित होकर के यहाँ पर आए, उन्होंने सभी अपने डीएम साहब से अपनी बात रखी कि जो भी संभव हो सके हमें मदद की जाए। ये इनकी स्थिति वहाँ पर इस प्रकार की हो चुकी थी कि सब बिल्कुल वहाँ पर बर्बाद हो चुका था। कोई चप्पल में था, कोई जिस हालात में भी थे, बीवी बच्चे सब अपने लेकर के भागने के हालात हो गए, वहाँ से भाग करके आए। और यहाँ पर पीतल की जो कारीगरों की व्यवस्था है बहुत बुरी हो चुकी है। अभी पिछले दिनों में आर्टिजन लोन वगैरह की इनके लिए दिक्कत थी, तो इसलिए डीएम साहब से मुलाकात करी। संभव में जो भी प्रयास करके इन्हें मदद दी जाए वो बेहतर होगा। और ये सब ढलाई, छिलाई, ये सब कारीगर हैं। आज मुरादाबाद को एक पीतल की चूड़िया कहा जाता था, मुरादाबाद पीतल के नाम से मशहूर था। आज मुरादाबाद की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि कारीगर अपने मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गया। हम प्रधानमंत्री जी और श्रीमान मुख्यमंत्री जी से भी इसी बात के लिए निवेदन करते हैं कि इनके लिए जो भी संभव प्रयास हो सके वो इनको मदद दी जाए। अपने डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसके लिए करता हूँ जो भी हो सके। डॉक्टर सैयद गामिन मियाँ साहब ने भी अपने लेटर पैड पे जो भी उन्हें दिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना मांग करके दे दिया आगे। अब आप क्या चाहते हैं इसके विषय में? हम यही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या इनको जो लोन मिला हुआ है आर्टिजन का, इनके साथ धोखाधड़ी होकर के वो लोन भी इनके ऊपर है, तो इस चक्कर में बाहर हुआ, तो उसकी भी माफ़ी कर दी है केंद्र सरकार द्वारा, जिससे कि इन्हें राहत की सांस मिल सके और पालन पोषण कर सके अपने बच्चे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।